जितने भी एस्पिरेंट एसएसबी देने जाते हैं उनके लिए स्टेज 1 को क्लियर करना मैंडेटरी है। स्टेज 1 को क्लियर करना, दैट मींस आपका स्क्रीन इन होना जरूरी है। और स्क्रीन इन होने के लिए जो दो टेस्ट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है नंबर 1 OIR। OIR मींस ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और दूसरा होता है PPNDT। PPNDT मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस पूरे सेशन के दौरान हम PPDT के अंदर जब आप स्टोरी लिखते हैं तो क्या मिस्टेक्स आप करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। PPNDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको 30 सेकंड्स के लिए इमेज दिखाई जाती है। 30 सेकंड्स के अंदर आपको उस इमेज को परसीव करना होता है कि इमेज के अंदर आपने क्या परसीव करा। अपने परसेप्शन के बेस पे आप एक स्टोरी को फॉर्म करते हैं। 4 मिनट आपको लगभग दिए जाते हैं स्टोरी लिखने के लिए, और उसके बाद आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं। नरेशन के लिए लगभग 60 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जहां पर आप सभी को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना होता है। बट स्टोरी लिखते समय जब आपको स्टोरी दिखाई जाती है तो कई बार हम ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके कारण आप स्क्रीन में नहीं हो पाते हैं। आज इस पूरे सेशन के अंदर हम ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। कई सारे CDS एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी है, उन स्टोरीज के बेसिस पे बताऊंगा कि इस स्टोरी के अंदर क्या मिस्टेक है, ताकि आप समझ सके कि आगे जाकर जब भी आप PPNDT की स्टोरी लिखते हैं या आप किसी पिक्चर को परसीव करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए SSB आपको जानने का टेस्ट है कि आपके अंदर वो सैन्य अधिकारी बनने लायक क्वालिटीज है कि नहीं, जिन्हें आप और मैं OLQs के नाम से जानते हैं। तो आप कभी भी ना तो PPDT के अंदर, ना TAT के अंदर, ना SRT के अंदर किसी भी चीज को मगअप मत कीजिएगा कि TAT के अंदर इस तरह का पिक्चर आया तो मैं इस पिक्चर को मगअप कर देता हूं और इस तरह की स्टोरी में लिख दूंगा। ये चीज सही नहीं है। SSB TAT आप कितना अच्छा लिखते हैं या आप SRT कितना अच्छा लिखते हैं, इसका टेस्ट नहीं होता है। SSB है आपको जानने का टेस्ट कि आपके अंदर वो सैन्य अधिकारी बनने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, जो ट्रैट्स होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, जो लक्षण होने चाहिए, वो आपके अंदर है कि नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आप मगअप से दूर रहिएगा। किसी भी तरीके से किसी भी चीज को मगअप नहीं करना है। आप अपने अंदर उस बिहेवियर को डेवलप कीजिए, उन 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को डेवलप कीजिए। जैसा अंदर आपका शरीर के अंदर जो भावनाएं होगी वही बाहर आएगी, आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, बट आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए डे 1 हमने बात कर ली कि डे 1 के दौरान आपके 2 टेस्ट होते हैं। नंबर 1 इज OIR, नंबर 2 इज PPNDT। PPNDT टेस्ट के दौरान आपको 30 सेकंड्स के लिए एक इमेज दिखाई जाती है। देखिए कई बार इमेज बहुत हैजी होती है, लाइक दिस इमेज। आप इस इमेज को देखिए, इमेज बहुत हैजी आपको दिख रही है। हैजी का मतलब क्या होता है, इमेज काफी धुंधली होती है। अब इमेज को धुंधली रखना, काफी हैजी रखना, सेमी हैजी रखना, ये एसेंशियल जरूरी है। आपकी परसेप्शन को टेस्ट किया जा रहा है। यहां पर परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को देखने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, आप अपने मोटिव के आधार पे, आप अपने थॉट प्रोसेस के आधार पे, आप अपने नीड्स के आधार पे, अपने प्रोसेस के आधार पे आप परसीव क्या करते हैं। कोई चीज मेरे लिए सही हो सकती है, कोई चीज आपके लिए गलत हो सकती है। आपका परसेप्शन क्या है? आपका परसेप्शन बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, आपके थॉट प्रोसेस को डिफाइन करता है, आपके रियल एटीट्यूड को और आपके नेचर को डिफाइन कर देता है कि आप सोचते किस तरीके से। इसीलिए इस टेस्ट को इस तरीके से बनाया गया कि आपको एक बहुत हैजी पिक्चर यहां पर दिखाई जाती है। और याद रखिएगा, चाहे मैं PPNDT के बारे में बात करूं या TAT के बारे में बात करूं, ये एक प्रोजेक्शन टेक्निक टेस्ट है। यहां पर आपके सामने पिक्चर को प्रोजेक्ट किया जाता है, एक सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया जाता है। उस सिचुएशन को आप किस तरीके से समझते हैं, यही चीज को जानने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली आपके थॉट प्रोसेस, आपके जो हिडन इंपल्सेस हैं, जो हिडन इमोशंस हैं, उनको जानने की कोशिश की जाती है। अब देखिए पिक्चर किस तरह की होती है। इस तरह की पिक्चर्स भी दिखाई जाती है विच इज रियली हैजी, और कई बार पिक्चर आपकी सेमी हैजी भी होती है, बट क्लियर पिक्चर दिखाए जाने के चांसेस काफी कम होते हैं। हम सेमी हैजी पिक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे। पिक्चर्स काफी हैजी होती है। इन पिक्चर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है। 30 सेकंड्स के बाद आपको इस पिक्चर पे स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी लिखने के लिए आपको लगभग 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट का समय दिया जाता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, जहां पर आप कितने कैरेक्टर्स हैं ऑब्जर्व करते हैं। अगर कैरेक्टर मेल है तो आप M लिखते हैं, फीमेल है तो आप F लिखते हैं। अगर कैरेक्टर आइडेंटिफाई नहीं है तो आप P लिखते हैं, दैट इज पर्सन। इसके बाद आप कैरेक्टर का एक अप्रोक्सीमेट एज लिखते हैं। जो मेन कैरेक्टर है उसके सामने आपको सर्कल बनाना होता है, और कैरेक्टर का मूड क्या है उसके हिसाब से आप पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं। लाइक इन दिस पिक्चर आप देखेंगे यहां पर कैरेक्टर का मूड मेल है, ये 14 साल के तकरीबन, और मूड यहां पर पॉजिटिव है। यहां पर पर्सन आप देखेंगे, पर्सन 11 साल उम्र तकरीबन है और मूड पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए आपको माइनस बनाना पड़ता है या आपको नेगेटिव साइन बनाना होता है।
आप जब अपनी स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी से पहले आपको एक एक्शन लिखना होता है। बेसिकली एक्शन क्या है कि उस स्टोरी के अंदर आपका हीरो कर क्या रहा है। आप ये कह सकते हैं कि साहब एक तरीके का टाइटल होता है, जैसे सेविंग द फ्रेंड, आप इस टाइटल को लिख सकते हैं। कोई सोशल वर्क का काम आप कर रहे हैं, वो एक टाइटल यहां पर आपका हो सकता है। और उसके बाद आप 100 से 120 वर्ड्स के अंदर अपनी स्टोरी लिखते हैं। पर देखो 100 से 120 वर्ड्स के चक्कर में मत पड़ना कि मुझे एक्जैक्टली इतने ही वर्ड्स लिखने। शुरुआत में जब आप स्टोरी को लिखना शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आप ये याद रखिएगा कि आप अपनी स्टोरी को बिना किसी टेंशन के लिखना शुरू कीजिए, जो रियल में आपके मन के अंदर आता है, जो वास्तविकता के अंदर आपकी सोच है, उस सोच के साथ अगर आप अपनी स्टोरी को लिखते हैं तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। नहीं तो क्या होता है कई बार कि एस्पिरेंट इसी वर्ड्स के चक्कर में रह जाता है, नहीं मुझे केवल 100 शब्दों की स्टोरी लिखनी है, नहीं मुझे केवल 120 शब्दों की स्टोरी लिखनी है। इससे आप अपने आप को दूर रखिएगा। अब जब भी कोई पिक्चर आपको दिखाया जाता है तो याद रखिएगा उस पिक्चर के अंदर आपको एक स्टिमुली दी जा रही है। स्टिमुली का मतलब एक परिस्थिति दी जा रही है। अब परिस्थिति क्लियर नहीं, पिक्चर हैजी है, और यहां पर आपको फ्रीडम मिलती है अपने हिसाब से उस पिक्चर के अंदर आपने क्या परसीव किया उसे स्टोरी के फॉर्म में लिखने की, और आप अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं। आपका रिस्पॉन्स आपके थॉट प्रोसेस को बता देता है कि वास्तविकता के अंदर आपका थॉट प्रोसेस, आपकी विचारधारा, आपके सोचने का तरीका वो क्या है, आप जिस उम्र के अंदर है, आपका एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना है, आप सोशली एक्सेप्टेबल थिंग्स को सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। कई सारी चीजें यहां पर देखी जाती है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऑब्जर्व की जाती है वो ये होता है कि आपका थॉट प्रोसेस है कैसा, आपका कोई ऐसा हिडन इंपल्सेस है क्या जो एक अधिकारी बनने में रोड़ा बन सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखी जाती है। अब हम कुछ यहां पर कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई एस्पिरेंट किसी स्टोरी को लिखता है, मेजरली वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करता है। देखिए एक बेसिक थिंकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीपीडीटी को लेकर एक अलग से हम सेशन लेंगे, जिसमें पूरा पीपीडीटी के अंदर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो कोई भी स्टोरी आपकी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। नंबर 1 पार्ट आपका होता है व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन। ये चीजें पास्ट के अंदर है कि आप किसी पिक्चर को देखते हो, उसमें एक सिचुएशन दिखाई जा रही, एक स्टिमुली, एक सिचुएशन है, वो परिस्थिति आई क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ये परिस्थिति यहां पर आ गई, आप ये बताते हैं, इस चीज को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि अभी चल क्या रहा है। अभी चल क्या रहा है का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल उस पिक्चर को डिफाइन कर ले। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज अगर पिक्चर में आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड की है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट पिक्चर, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका प्रोटैगनिस्ट, आपका हीरो, आपकी हीरोइन अपने एक्शंस के द्वारा सॉल्व करता है। कि जो समस्या देखकर कि उस समस्या का समाधान आपका हीरो, आपकी हीरोइन या जिसे भी आपने अपना प्रोटैगनिस्ट माना है, वो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस के द्वारा, अपनी रीजनिंग एबिलिटी के द्वारा उस समस्या को समाधान करता है। और लास्ट में आता है आपका आउटकम, की व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट स्टोरी, स्टोरी का आउटकम क्या आ रहा, दैट मींस कंक्लूजन क्या आ रहा, अंत कैसा आ रहा। अब देखिए इस पूरी स्टोरीज के अंदर कई सारी मिस्टेक्स एस्पिरेंट करते हैं जिसके कारण वो स्टेज 1 के अंदर बाहर हो जाते हैं। आज हम इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि नंबर 1 या पहली मिस्टेक एस्पिरेंट क्या करते हैं। जो पहली कॉमन मिस्टेक यहां पर की जाती है दैट इज द बाईपासिंग द होल सिचुएशन। पूरी सिचुएशन को बाईपास कर देना, पूरी परिस्थिति को बाईपास कर देना। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, कई बार ऐसे पिक्चर शो किए जाते हैं जहां पर व्यक्ति के सामने एक डेड बॉडी शो की जा रही है। अब डेड बॉडी शो की जाती है तो यहां पर एस्पिरेंट कई बार गलती ये करते हैं कि कहीं पर सिखा दिया जाता है या कहीं से सुनकर आते हैं कि जब भी ऐसा पिक्चर आता है आप ये कह दीजिए कि साहब ये तो ड्रामा चल रहा है, डेड बॉडी का ड्रामा चल रहा है, या यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जाता है और सिचुएशन को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। लाइक इस पिक्चर के बारे में बात की जाए, अब देखिए इस पिक्चर के अंदर क्लियरली यहां पर दिख रहा है, जब भी आप किसी पिक्चर को देखते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल का सही होना बहुत जरूरी है। एक बात मैंने याद रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, चाहे टीएटी के बारे में बात करूं या पीपीएनडीटी के बारे में बात करूं, किसी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन इज द की टू सक्सेस। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना डिटेलिंग के अंदर आप जाएंगे, जितनी सही तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे डिटेल के अंदर, उतनी सही स्टोरी आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहां पर इस एस्पिरेंट ने इस पिक्चर को 30 सेकंड्स के लिए देखा। पिक्चर को अगर देखा जाए बेसिकली एक महिला और एक पुरुष यहां पर है, महिला का हाथ अपने चेहरे के ऊपर है और पुरुष का हाथ महिला के हाथ को टच कर रहा है, दैट मींस पुरुष महिला को टच कर रहा है। अब इस पिक्चर को जब सही तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो पिक्चर में कोई ऐसी परिस्थिति शायद आ गई जो कि इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन है।
क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि महिला रो रही है, बिकॉज चेहरे पे अगर हाथ है महिला के, लड़का साथ बात ना दे रहा है, इट माइट बी अ नेगेटिव सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया जाता है, बिकॉज सिखाया जाता है कि देखिए नेगेटिव कभी नहीं जाना है। कई बार हम सुनते हैं, कई बार कई लोगों को सिखा दिया जाता है कि नेगेटिव आपको नहीं जाना है। याद रखिएगा, जो सिचुएशन आपको दी गई है, इट कुड बी नेगेटिव, बट इस सिचुएशन का जो परिणाम है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो एस्पिरेंट, आपका जो हीरो है, आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने स्किल्स के द्वारा, अपने OLQs के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा इस नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करेगा। बट कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं, इस तरह की परिस्थिति को अवॉइड कर दिया जाता है। कहा जाता नहीं साहब ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव सिचुएशन है। इस एस्पिरेंट की स्टोरी को आप देखिएगा, ही इज अ CDS एस्पिरेंट। यहां पर स्टोरी लिखते हैं, इन दिस पिक्चर अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू कैरेक्टर्स, name is Shyam, who is 25 years old, and Sneha, who is 23 years old. Both Shyam and Sneha are best friends who works in the same office. Both are coming from their job and talk about their weekly project. ठीक है, they are discussing about the how to do the project will happen to this time. Shyam says something funny, so Sneha is laughing, clearly avoiding the situation. पहली चीज तो स्टोरी के अंदर कई सारी मिस्टेक्स है, बट जो सबसे पहली मिस्टेक के बारे में हम बात करें, दैट इज ही इज बाईपासिंग द होल सिचुएशन। द सिचुएशन इज टेंस और आप उस परिस्थिति से भाग रहे हैं। अरे SSB के अंदर जानने की कोशिश की जा रही है किस तरह की परिस्थिति का सामना आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आपका माइंड इस प्रेशर की सिचुएशन में क्या सोचता है। और अब यहां पर क्या बोल रहे साहब कि स्नेहा तो स्माइल कर रही थी और वो स्माइल कर रही है साहब, तो इसलिए वो उसको साथ ना दे रहा है या उसके ऊपर उसने टच कर दिया। इट इज नॉट एथिकली बिहेवियर, एथिकली एक्सेप्टेड बिहेवियर भी नहीं, और यहां पर आपने पूरी सिचुएशन को बाईपास कर दिया। दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। और ये कॉमन मिस्टेक क्यों की जाती है, बिकॉज सिखा दिया जाता है कि नेगेटिव कभी नहीं जाना है। पिक्चर क्लियरली नेगेटिव दिख रही है, डेड बॉडी दिख रही है, व्यक्ति रोता हुआ नजर आ रहा है, बट हम क्या करेंगे, नहीं, हम सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ये सिचुएशन जानबूझ के आपको दी जाती है। इस सिचुएशन में आप प्रेशर के अंदर आते हैं, आप इस परिस्थिति के अंदर जब आप एक दबाव के अंदर है, तब आपका दिमाग क्या काम करता है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका वैचारिक तंत्र क्या काम कर रहा है, आपके हिडन इंपल्सेस क्या है, आपके छुपे इमोशंस आपके इस परसेप्शन से बाहर आते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी सिचुएशन को इस तरीके से अवॉइड नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक के बारे में बात की जाए, विच इज रियली रियली कॉमन, दैट इज अ लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल। तर्क करने की क्षमता बड़ी कमजोर होती है एस्पिरेंट्स की। तर्क करने की क्षमता का कमजोर होने का जो पहला रीजन है वो ये है कि सिचुएशन को समझ ही हम नहीं पा रहे कि सिचुएशन है क्या, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी OLQs के बारे में हम बात करते, जब हम बात करते 15 OLQs के बारे में, रीजनिंग एबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल OLQs। तर्क करने की क्षमता, जिसमें सिचुएशनल अवेयरनेस और आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी आती है। आप किसी परिस्थिति को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। उस परिस्थिति के अंदर अगर कोई समस्या देकर रखी है, तो समस्या का समाधान आप अपने लॉजिक के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, आपका लॉजिक मैथ होना चाहिए। आप परिस्थिति को कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन आप समझ ही नहीं पा रहे। लाइक आप इस पिक्चर के अंदर आप देखते हैं, इस पिक्चर में आपको 3 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। 2 कैरेक्टर्स आप देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज को जब आप देखते हैं तो लगता है कि साहब दे आर इन द नेगेटिव मूड। पीछे कैरेक्टर खड़ा है। अब यहां पर इस एस्पिरेंट ने जो स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी को आप देखिएगा। मेल एज 35 लिखी है, यहां पर फीमेल एज 29 लिखी है, प्लस पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव मूड के अंदर लिखे। थीम लिखी है रेस्क्यू ऑपरेशन, कि साहब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। स्टोरी के अंदर यहां पर एस्पिरेंट लिखता है, अमर इज पोस्टेड इन ग्वालियर MP एंड ही वाज हैविंग हॉलीडेज एंड केम होम लखनऊ फॉर ए मंथ। पिक्चर को मियरली डिस्क्राइब किया जा रहा है। आपको याद रखना है, देखिए आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना होता है। आपकी पिक्चर के अंदर कई बार एस्पिरेंट ये मिस्टेक करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा अभी। आपकी स्टोरी एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका जो एक्शन है वो सिचुएशन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। परिस्थिति के अकॉर्डिंग मेरा एक्शन होगा, जैसी परिस्थिति है वैसा मैं एक्शन लूंगा। जहां पर पानी डालने की जरूरत है वहां पर मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, और जहां पर फॉर्म डालने की जरूरत है आग बुझाने के लिए, वहां पर पानी नहीं डालूंगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन और आपका एक्शन होना चाहिए। बट यहां पर ये मिस्टेक की जाती है कि साहब परिस्थिति क्या है, परिस्थिति हम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? एनालिटिकल स्किल की कमी होना, तर्क करने की क्षमता में बड़ी कमी होना, और अतार्किक बात करना है। यहां पर हम इस पिक्चर के अंदर जो सिचुएशन दी गई उसमें यहां पर लिख रहे हैं साहब कि काफी दिनों बाद जो कैरेक्टर है वो अपने घर आया है। वन डे व्हेन ही वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ही गॉट ए कॉल फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट, कि साहब डिपार्टमेंट से कॉल आता है, और डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है कि साहब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इमरजेंसी के लिए है, जब तो उसकी मदर जो है, मदर इमरजेंसी चल रही है साहब, फोन आ रहा है डिपार्टमेंट से कि देयर इज ए काइंड ऑफ इमरजेंसी। आगे लिखते हैं, इनकी मदर कहती है यहां पर
In his city, only half of an hour home, he was ready for the rescue, and his mother was so concerned for his son and those civilians as well as. So he hold his hand and said, "Son, just go and do your best." अब ये जो परिस्थिति इसलिए हो रही है बिकॉज उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा जाओ और अपना बेस्ट दे। अब आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी जो स्टोरी, पहली बात तो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है यहां पर स्टोरी, आप किसी मूवी स्टोरी की लाइन लिख रहे हैं ऐसा यहां पर लग रहा है। दूसरा, आपकी एनालिटिकल स्किल यहां पर बिल्कुल ही वीक है, आप तर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, आपका लॉजिक यहां पर मिसिंग है। ये मिस्टेक केवल इस तरह के स्टोरीज के अंदर नहीं होती, कई सारी नॉर्मल स्टोरीज के अंदर एस्पिरेंट ये मिस्टेक करते हैं कि बेसिक जो एनालिटिकल स्किल है, कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दैट टाइम, ये चीज यहां पर प्रूव होती है। बिलीव मी, 90% एस्पिरेंट जो एसएसबी से बाहर हो जाते हैं पहले दिन, उनके बाहर होने का एक मेजर रीजन होता है रीजनिंग एबिलिटी की कमी होना, तर्क करने की क्षमता की कमी होना, सिचुएशन अवेयरनेस की कमी होना, लॉजिक की बात ना करना, इलॉजिकल बातें करना। और ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगली बार से जब आप स्टोरी लिखे तो यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको अपनी बेसिक एनालिटिकल स्किल्स को नहीं भूलना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है प्री कंसीव्ड स्टोरीज को लिखना। हमने किसी किताब के अंदर कोई स्टोरी पढ़ ली, हमने किसी वीडियो के अंदर कोई स्टोरी देख ली, और जब भी उस तरह का पिक्चर आता है आपके सामने तो आप सेम स्टोरी लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, एसएसबी आपको जानने का टेस्ट है। प्रथमेश सर का नेचर बिहेवियर अलग है, राहुल सर का नेचर बिहेवियर अलग है, और आसिम सर का नेचर बिहेवियर अलग है। तीनों व्यक्तियों का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता। किसी परिस्थिति में तुम्हारा जो रिएक्शन है वो अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचारधारा के हिसाब से होगा, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से होगा, मेरा अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से होगा। आप जब किसी स्टोरी को लिखते हैं तो वो उस व्यक्ति की विचारधारा है जिसने उस स्टोरी को देखा था, वो उसका थॉट प्रोसेस है, वो उसकी पर्सनालिटी को डिप्लिक करता है। अगर आप किसी और की स्टोरी को सही स्टोरी मान के लिखना शुरू कर देंगे तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका रियल नेचर बिहेवियर नहीं है, आप तो अपने चेहरे पे एक नया मास्क लगा रहे हो। तो पॉइंट याद रखिएगा कि कितनी भी कठिनाई भरी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी पिक्चर आ जाए, प्री कंसीव स्टोरी आपको नहीं लिखनी। आपका जो रियल नेचर है, जो रियल बिहेवियर है, आप उस रियल नेचर, रियल बिहेवियर और अपनी सोच समझ के आधार पर स्टोरी लिखिएगा। प्री कंसीव स्टोरी से आपको बचना है। अगली मिस्टेक्स के बारे में बात की जाए, दैट इज अब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए, आपकी जो स्टोरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी स्टोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। पीपीएनडीटी के अंदर आपकी जो स्टोरी है, इट शुड बी ए नॉर्मल स्टोरी, जहां पर आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक समस्या का समाधान करता है प्रैक्टिकल मैनर के अंदर। प्रैक्टिकल मैनर का मतलब क्या होता है कि सब लॉजिकल मैनर है, वो ऐसे एक्शन ले रहा है जो कि कोई नॉर्मल इंसान ले सकता है, ऐसे एक्शन नहीं ले रहा है जो कि कोई सुपर हीरो लेता है। यहां पर आपका प्रोटैगनिस्ट एक सामान्य व्यक्ति है, वो ऐसे एक्शन लेता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उस परिस्थिति के अंदर लेना पॉसिबल है। अब कई बार क्या करते हैं कि एस्पिरेंट बहुत ही सिंपल स्टोरी लिख देते हैं और केवल एक ही एक बेस के ऊपर स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपकी स्टोरी में एक क्रिएटिविटी दिखना काफी जरूरी होता है। अब ट्राई कीजिए कि अपनी स्टोरी के अंदर एक नई क्रिएटिविटी लेकर आइए। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स के अंदर क्या होता है ना कि कई बार जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनकी सारी स्टोरीज मिलिट्री फोर्सेस, प्रोटैगनिस्ट या तो कैप्टन होगा या मेजर होगा, किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, इसी के आसपास घूमती रहती है। देखिए, इस तरह की स्टोरीज में आपका रिकमेंड होना ना होना ये डिपेंड करता है कि आप स्टोरी लिखते कैसे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी इमेजिनेशन स्किल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया जाता है कि क्या आप इससे ज्यादा इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्या आपकी इमेजिनेशन का दायरा केवल इतना है, क्या आप इस जोन से बाहर नहीं जा पा रहे। लाइक इस पिक्चर को आप देखिएगा, इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ दिख रहा है। In this picture, I perceived a single male character of 825. Captain Ram Singh is posted on the Zaskar range. One day, while on his counting one in the bridge, he heard something, usually from the far side of the mountain, and looking upon the found some weaponized terrorist invading towards their camp. देखिए, बहुत सारी मिस्टेक्स इस स्टोरी के अंदर है कि परसेप्शन के साथ कॉमन सेंस यहाँ पर दिख नहीं रहा, बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं की गई, बहुत सारी चीजें चलिए पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मेजर मुद्दा है वो एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, कि आप अभी भी उसी चीज पे अटके, आप उस जोन से बाहर नहीं जा पा रहे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सपोजर की कमी ये चीजें दर्शाती हैं कि आपको एक्सपोजर काफी कम मिला है, आपका इमेजिनेशन का क्राइटेरिया काफी कम है, आप इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते। तो ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग, जहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर आप इस तरह की स्टोरीज बना सकते हैं। बट जहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि नहीं, इमेज के अंदर कुछ सच ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कोई वेपन टांग के रखा है या किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ स्टोरीज जहां पर आप किसी मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी सोच को इससे थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश कीजिएगा।
ये आपके एक्सपोजर को दिखाती है कि हाँ आपको दूसरी चीजों का भी अनुभव है, आप एक जगह पर नहीं टिके हुए हैं। तो ये छोटी सी बात है बट इसको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, रॉन्ग रिलेशनशिप नो स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर परसेप्शन। फिर एक बात हमेशा याद रखिएगा, पीपीएनडीटी के दौरान आप अपनी स्टोरी के अंदर जितनी भी लाइंस आप लिखते हैं, आपका हीरो जो भी एक्शन लेता है, आपका हीरोइन या आपकी प्रोटैगनिस्ट जो भी एक्शन लेती है, उस परसेप्शन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आपके प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा क्यों किया। देयर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। दूसरी बात, आप जब भी किसी स्टोरी को लिखते हैं तो आप कैरेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बना रहे, वो रिलेशनशिप उनकी बॉडी लैंग्वेज से मेन मैच करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी रिलेशनशिप आप बनाते हैं, दैट रिलेशनशिप शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। आपका बिहेवियर एथिकल है कि नहीं है। आपकी स्टोरी के अंदर आप किसी स्टोरी को लिखने की कोशिश करते हैं, आपका हीरो एक समस्या का समाधान कर रहा है, आपका प्रोटैगनिस्ट एक समस्या का समाधान कर रहा है, बट जिस तरीके से वो समस्या का समाधान कर रहा है, जो एक्शंस वो ले रहा है, वो एथिकली पॉसिबल है कि समाज के अंदर, हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, क्या उस सोसाइटी के एथिक्स को वो एक्शंस फॉलो कर रहे हैं। अब इस स्टोरी की हम बात करें, यहां पर ये क्लियर एग्जांपल दिखाई देता है रॉन्ग रिलेशनशिप का। कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को जब आप देखेंगे तो जो रिलेशन कैरेक्टर्स के बीच में बनाया जा रहा है, वो कैरेक्टर का रिलेशन सही नहीं आ रहा है, वो रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया जाता है और कई सारे एस्पिरेंट्स से गलती करते हैं। एग्जांपल की बात कीजिए, इस स्टोरी को आप देखें, ये पिक्चर पहले भी आ चुका है। यहां पर लिखा जा रहा है, इन दिस स्टोरी अ मैन राज came to travel, but he don't knew all about the city. He's walking to a girl Ria, far a hotel near about him. He told her that I am new in the city. English को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, एस्पिरेंट की इंग्लिश सही नहीं है। And I want to know a hotel to stop near. Please tell me. And also he was asking for new place to visit. He told her with respectfully. What the character is trying to do. कैरेक्टर एक नए शहर के अंदर आता है, एक लड़की से, अनजान लड़की से उसने रास्ता पूछा। रास्ता पूछने के अलावा पूछ रहा है कि शहर में घूमने के लिए क्या क्या चीजें। यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो लड़का है वो उस लड़की को टच कर रहा है। दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप नॉट दैट मच कैजुअल। क्या राह चलते किसी भी लड़की को टच किया जा सकता है? यहां पर आपके ऑब्जर्वेशन की कमी को दिखाया जा रहा है, आपके एथिक्स की कमी भी यहां पर दिखती है कि आप किसी अनजान महिला से पूछ रहे हैं कि कहां कहां पर घूमने के प्लेसेस हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? आपका मोटिव क्या, आपकी नीड्स क्या है? इस पे एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर देता है। तो याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की चीजें आप करते हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप स्क्रीन इन होने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। आपके पिक्चर के अंदर आप रिलेशनशिप सही बनाइए, आप क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं, कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करिए सही तरीके से। आपके स्टोरी लाइन के अंदर वो जो रिलेशन है, क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल है, क्या वो एथिकल है, और जो एक्शन आपका कैरेक्टर ले रहा है, क्या वो उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है या गलत एक्शन ले रहा है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप कुछ और दिया जा रहा है और एक्शन कुछ और ही लिए जा रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करें, दैट इज नो सीक्वेंस। देखिए, हमने अभी बात करी कि आपकी स्टोरी 3 चरण के अंदर होती है। व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट सिचुएशन, और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। नॉर्मली आपकी स्टोरी पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाती है, बट कई बार एस्पिरेंट ये करते हैं और एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इन स्टोरीज के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो जंप करते जाते हैं, एक्शंस को जंप कर देते हैं कि कैरेक्टर ने ये करा और उसके बाद सडनली वो किसी दूसरे एक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इन बिटवीन का जो एक्शन है कि कैरेक्टर ने ऐसा क्यों करा, किस तरीके से करा, क्या एक्शन लिया, उसमें कोई सीक्वेंस यहां पर नहीं होता। जब स्टोरी को पढ़ा जाता है तो स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग सी लगती है, समझ में नहीं आती कि स्टोरी की स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, एंडिंग कहां पर कर दिया आपने। इन बिटवीन में कई चीजों को आप छोड़ देते हैं। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा कि नो सीक्वेंस, सही सीक्वेंस का ना होना और एक्शंस को जंप कराना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है आपके स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात की जाए तो होगा सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। कई बार स्टूडेंट अपनी स्टोरी के अंदर इस तरह की स्टोरी लाइन बनाते हैं, स्टोरी लाइन का जो बेस है वो इस तरीके का होता है कि भारतीय समाज में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो बिहेवियर है आपके कैरेक्टर का, जो प्लॉट आप चुन रहे हैं, जो थीम आपने चुनी है, वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं होती। इस समाज के अंदर हम रहते हैं, उस समाज के अंदर इस तरह के थीम को चुनना, प्लॉट को चुनना, हीरो के इस तरह के एक्शंस लेना, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। तो इस स्टोरी को आप देखिएगा, ये स्टोरी एक सीडीएस एस्पिरेंट ने लिखी है। इस पिक्चर के ऊपर कई तरीके से स्टोरी लिखी जा सकती थी, आपका परसेप्शन इस पिक्चर को लेकर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता था, बट यहां पर एस्पिरेंट स्टोरी लिखते हैं, Raghav and Satyam lived in the same room in Delhi. Vaishnavi is Raghav's girlfriend and they loved each other so much, but they have not told their parents about each other because Vaishnavi's father was totally against intercaste marriage.
And since they are of different caste, but one day Vaishnavi's father come to know about their relationship and he scolded Vaishnavi so much and started finding husband for Vaishnavi. कि साहब समझ में आया, उनके रिलेशनशिप के बारे में पता लगा, दोनों को बाहर पढ़ने भेजा था, दोनों रिलेशनशिप के अंदर आ गए हैं। और उसके बाद उसके पिताजी ने वैष्णवी को फाइन कर लिया साहब कि किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, और वैष्णवी को डांटा और वैष्णवी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। Raghav came to know this. The Vaishnavi told him that both would never meet again. This put Raghav in depression and he tries to kill himself by hanging. But when he was doing that, coincidentally, his roommate Satyam came there, and after seeing Raghav from window, he broke the door and rescued the Raghav. What kind of story is it? ऐसा लग रहा है किसी मूवी का प्लॉट यहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी बात, आपका जो बिहेवियर आप यहां पर दिखा रहे हैं, इज दैट बिहेवियर इज सोशली एक्सेप्टेबल? आपका बिहेवियर यहां पर जो कैरेक्टर है उसके डिप्रेशन की टेंडेंसी को यहां पर दिखाया जा रहा है। जो मेन कैरेक्टर है जिसने स्टोरी लिखी है, मैं उस एस्पिरेंट के बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है उसके अंदर यहां पर सुसाइडल टेंडेंसी भी, उसके डिप्रेशन को इस स्टोरी के द्वारा बाहर लाया जा रहा है, जो कि दिख रहा है क्लियरली यहां पर। अब आपका जो बिहेवियर है कि आप पढ़ने गए हैं, आप रिलेशनशिप के आगे अंदर आ गए, पिताजी को पता लग गया है, दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंडियन सोसाइटी। आपका हीरो जो एक्शन ले रहा है, जो प्रोटैगनिस्ट एक्शन ले रहा है, जो एक्शंस आप किए जा रहे हैं, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, अपनी स्टोरी के अंदर इस तरह की स्टोरी लाइन लिखिए जहां पर आपकी स्टोरी के अंदर आपके जो प्रोटैगनिस्ट का बिहेवियर है, दैट बिहेवियर शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल, ना कि इस तरह की स्टोरी आज आप लिखें। इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, टू मच फोकस ऑन द बैकग्राउंड डिटेल्स। देखिए, आपकी स्टोरी के अंदर आपको अपने एक्शंस के द्वारा किसी समस्या का समाधान करना है। आपका हीरो उस परिस्थिति का, उस समस्या का समाधान अपने एक्शंस के द्वारा करता है। वो कई सारे एक्शंस लेकर उस समस्या का समाधान करता है। बट एक चीज याद रखिएगा, यहां पर आपको एक्शंस की बाढ़ नहीं ला देनी है कि आपका हीरो ये एक्शन वो एक्शन ले रहा है। ऐसे एक्शंस लिए जाने चाहिए जो कि प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और आपको एक्शंस को स्प्रिंकल करना है, उनकी बाढ़ नहीं ला देनी। ये पॉइंट याद रखिएगा। बट कई बार एस्पिरेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो स्टोरी के अंदर स्टोरी को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, बैकग्राउंड की डिटेल्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली एक्शन के ऊपर नहीं आ रहे, सीधे सीधे मुद्दे की बात नहीं कर रहे, पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहे। लाइक आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर के अंदर दो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इस पिक्चर पे स्टोरी लिखी जा रही। देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस पिक्चर, बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। The former one girl name is Sunita, he is 20, and later is her younger sister Rashmika, who is 16 years old. Sunita is a BSc student and has came to home after giving her final examination and is spending time with her sister Rashmika, who is in class 11. Both are in the sitting on the sofa. What they are doing? आपकी स्टोरी 100 से 120 वर्ड्स की होनी चाहिए। आपको कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद समस्या को वहां पर दिखाना है कि प्रॉब्लम यहां पर क्या है और प्रॉब्लम के समाधान के ऊपर आना है। बट एस्पिरेंट मिस्टेक ये करते हैं कि स्टोरी के अंदर डिटेल्स में जाना शुरू कर देते हैं। डिटेल्स, बैकग्राउंड की डिटेल्स पे जाना, कैरेक्टर्स की डिटेल्स के ऊपर जाना, वो डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आ रहे, सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि साहब समस्या क्या है और हीरो या हीरोइन जो भी उनका प्रोटैगनिस्ट है वो किस तरीके से समस्या का समाधान करना है। ये एक बड़ी समस्या है। तो याद रखिएगा कि आपको बहुत बैकग्राउंड डिटेल्स के ऊपर नहीं जाना है। अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करें, दैट इज द बाईपासिंग द कैरेक्टर। देखिए, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, बट कई बार पिक्चर में हमें 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, बट स्टोरी 2 ही कैरेक्टर्स के बारे में लिखी जा रही है। आप कैरेक्टर्स को बाईपास मत कीजिए, सही नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि आपके अंदर इमेजिनेशन की कमी है, आप अज्यूम नहीं कर पाए या परसीव नहीं कर पाए कि वो सिचुएशन क्या थी, तीसरा आदमी यहां पर क्या कर रहा है, वो क्या कर सकता था। आपकी इमेजिनेशन के ऊपर, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी के ऊपर और आपके परसेप्शन के ऊपर यहां पर एक सवाल क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि किसी भी कीमत पे अगर 3 या 4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स से तो समझा जा सकता है कि आप सबको स्टोरी में नहीं ला सकते, बट अगर पिक्चर के अंदर 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, एटलीस्ट आप तीनों को स्टोरी के अंदर लेकर आइए। ये जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगली मिस्टेक के बारे में बात की जाए, अनरियलिस्टिक एक्शंस और प्लॉट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अपने हीरो या हीरोइन को सुपरमैन मानना, एक्शंस हीरो इस तरीके के ले रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे टेररिस्ट के हमले को विफल कर दिया है कि व्यक्ति ने, अकेले मैंने सारे दुश्मनों को मार गिराया, ट्रेन का एक्सीडेंट था साहब, मैंने अकेले सारे काम कर दिए। देखिए, आपका हीरो एक नॉर्मल व्यक्ति है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप अगर उस परिस्थिति के अंदर होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते, आपके थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश की जाती है। तो याद रखिएगा, आपके जो एक्शंस होते हैं, आपकी जो स्टोरी का प्लॉट है, दैट शुड बी रियल, ये रियल होना चाहिए। इसी के साथ एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप स्टोरी की एंडिंग करते हैं, आप कंक्लूजन करते हैं स्टोरी का, आपको अपने कैरेक्टर को किसी भी तरीके का रिवॉर्ड नहीं देना है कि इसको करने के बाद मुझे इतने पैसे प्राप्त हुए, या प्रधानमंत्री ने मुझे ये इनाम दिया, या मुझे मेडल मिला, दुनिया में वाहवाही होगी मेरी, शहरों में मेरा जुलूस निकाला गया, मुझे इसने कांग्रेचुलेट किया, मैं ये बन गया। डोंट डू दैट।
आपको ये चीज नहीं करना है, इससे आपके मोटिव पे सवाल क्रिएट हो जाता है कि आपका मोटिव वास्तविकता के अंदर उस सिचुएशन का सामना करना था, उसका समाधान करना था, या आपका मोटिव किसी रिवॉर्ड को पाना था। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है जो आपको नहीं करना है। अब लास्ट मिस्टेक के बारे में बात करें तो वो होगी नो लीडरशिप और टीम वर्क डिस्प्लेड। देखिए, जब भी हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो फोर्सेस के अंदर इंडिविजुअल हीरोइज्म की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर आपको टीम स्पिरिट दिखानी होती है। आप टीम के साथ काम करते हैं फोर्सेस में, जब आप एक अधिकारी के तौर पर जा रहे हैं, व्हाट दे नीड ए लीडर। लीडर वो होता है जो सबको साथ में लेकर चले। अब कई बार एस्पिरेंट इस तरह की स्टोरी बनाते हैं जहां पर अकेला कैरेक्टर बिना किसी की सहायता से सारी परिस्थितियों को संभाल लेता है, और ये चीज काफी नेगेटिव जाती है। अब इस स्टोरी को आप देखिएगा, स्टोरी काफी, ये स्टोरी एक सीडीएस एस्पिरेंट ने लिखी है। दिस इज एन एक्सेप्टेबल स्टोरी। किस तरीके से उसने अपनी स्टोरी के अंदर एक लीडरशिप का उदाहरण दिया है, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का उदाहरण दिया है। हर स्टेप के अंदर उसने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसके द्वारा वो इस परिस्थिति का सामना कर रहा है, परिस्थिति को समझ पा रहा है, परिस्थिति के अंदर कितनी गंभीरता है उस गंभीरता को समझ पा रहा है, और अपने एक्शंस के द्वारा इस परिस्थिति को सही करने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ परफेक्ट स्टोरी, बट इट्स एन एक्सेप्टेबल स्टोरी। स्टोरी इस तरीके से, एक्शन सेविंग द एक्सीडेंट विक्टिम्स, ये थीम लिखा है। ओम 26-year-old social worker and head of the rescue department at the Gopalganj, with the sudden news of train derailment, Om immediately responded to the situation at first. Om arranged the proper assist required for the place. Om made a team of 30 members and divided them into 5 subgroups. They reached the site. Om, with the help of his teammates, called for the ambulance for the serious injured people. Also put them 2 members to each ambulance for the surveillance of up to the hospital. Om, along with the actions members and the local village people, made natural stretchers from the more promulgate and give fast aid to the basic injured. देखिए, इस स्टोरी के अंदर यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, द टीम दैट्स आई एम एक्सेप्टिंग, बट जिस तरह की थीम का यूज किया जा रहा है, जिस तरह का प्लॉट का यूज किया जा रहा है, ये प्लॉट एक्सेप्टेबल होता है। यहां पर आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट यहां पर दिख रहा है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दिख रही है। यहां पर दिख रहा है साहब कि जो ज्यादा इंजर्ड थे उनको पहुंचाया जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। इस तरह की आपको स्टोरीज लिखनी है, बट हाँ, स्टोरीज के अंदर यहां पर कुछ मिस्टेक्स हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, बट आपको इस तरह के बेसिक प्लॉट के ऊपर जाने की जरूरत होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिस्टेक्स कि आप जब भी पीपीडी के अंदर आप स्टोरी लिखते हैं तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी, तो अगली बार आप जब भी किसी स्टोरी को लिखते हैं, आई होप कि आप इन कॉमन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। एसएसबी को लेकर आने वाले और चीजों के अंदर मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा कि पीपीएनडीटी के अंदर आपको किस तरह की स्टोरीज लिखनी है, एक्सेप्टेबल स्टोरीज क्या क्या होती है, आप टीएटी के अंदर क्या ऑब्जर्व करें, क्या मिस्टेक्स ना करें। चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।